बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एसी जनरेटर। तो इस लेक्चर के बिल्कुल एंड पे चल के मैं आपको डीसी जनरेटर भी इसी लेक्चर के एंड में बता दूंगा, क्योंकि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल सेम है। बस एक कंपोनेंट का फ़र्क है, यानी कि इसमें स्लिप रिंग यूज़ होंगे, उसमें स्प्लिट रिंग, जिसको हम कम्यूटेटर कहेंगे। तो बहरहाल आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। लेक्चर के एंड में बिल्कुल 5-7 मिनट में हम डीसी जनरेटर भी पढ़ेंगे। तो बच्चे आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट को तो हम चैप्टर में 16 में डिटेल में पढ़ेंगे ही। सबसे पहले तो जनरेटर का लफ्ज़ समझें। बेटा, जनरेटर का लफ्ज़ निकला जनरेट से, पैदा करना। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम करंट कह रहे हैं, अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है तो वो एसी जनरेटर है। और अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट है तो वो डीसी जनरेटर है। तो बेसिक आइडिया जनरेटर का ये है जी, ज़रा तवज्जो करें, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं जी। बेटा, जनरेटर की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, इसकी जनरल डेफिनेशन तो क्या होगी? इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा आला है विच कन्वर्ट्स सम मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा, ये जनरेटर की बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा तवज्जो करें। इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी मशीन है, ये विच कन्वर्ट, जो तब्दील कर देती है सम मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी किस्म की मैकेनिकल एनर्जी हम देंगे, पेट्रोल डालकर, वाटर प्रेशर से भी हम चला सकते हैं, स्टीम से भी, बात समझ रहे हैं ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देती है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब आगे पता क्या लिखता हूँ? ये तो मैंने लिखी है जनरेटर की डेफिनेशन, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है टाइम के लिहाज से, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सम मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में है तो वो फिर एसी जनरेटर उसको हम कहेंगे, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट करंट की शक्ल में है तो वो डीसी जनरेटर है। तो जी बच्चे, ये तो बता दी मैंने इसकी डेफिनेशन। अब इसका प्रिंसिपल लिखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। ये आपके पेपरों में एज ए एमसीक्यूज के तौर पर आता है। तो बेटा, जनरेटर का जो प्रिंसिपल है ना, वो वही है जो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जी ज़रा इसका प्रिंसिपल मैं लिख रहा हूँ, एज ए एमसीक्यूज के तौर पर आपने अंडरलाइन करना है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा, ये इसका प्रिंसिपल है। आपको याद है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से EMF पैदा होगी। अब फ्लक्स चेंज कैसे होगा, ज़रा देखें ना। फ्लक्स चेंज होगा -n, फाई किसके इक्वल होता है? BA cos थीटा। हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा ना, B.A, तो फाई इक्वल होगा BA cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब याद रखिएगा, इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ना तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, ना एरिया के, क्योंकि ये जो कॉइल है ना हमारी, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा इसमें से, और एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। बच्चे, इसमें जो नंबर ऑफ लाइन चेंज होंगी, जो फ्लक्स चेंज होगा, वो ड्यू टू थीटा, एंगल के चेंज होने से, जब एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF पैदा होगी। तो ये आपने ये तो बात याद रख ली कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMF पैदा होगी कैसे? फ्लक्स के चेंज होने से।
अब फ्लक्स तो 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन इस मेथड में जनरेटर में ड्यू टू थीटा एंगल के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो फिर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल को आप अंडरलाइन कीजिएगा। तो जी बेटा, डेफिनेशन और प्रिंसिपल पढ़ने के बाद अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो आइए ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, बड़ी सिंपल सी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने लेने हैं कनकेव शेप में, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी कन्वर्ज हो जाएं, ठीक है। तो बेटा मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट ले लिया, इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। उसके दरमियान हमने एक लिया कॉइल। अब ज़रा तवज्जो करना, आपने यहाँ से चीज़ को समझना है। कॉइल के एक एंड पे ये लगा हुआ है हैंडल, जिसको आप शाफ्ट भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम है, हैंडल कह लें, शाफ्ट कह लें, या एक्सल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बहरहाल ये शाफ्ट है, जिसकी वजह से हम इसको घुमाएंगे। आपने देखा है ना, जनरेटर जब हम घरों में स्टार्ट करते हैं, आजकल तो बटन से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो यूं करके आप खींचते हैं जो डोरी सी, तो असल में आप शाफ्ट को घुमा रहे होते हैं। तो जनरेटर के अंदर ना ये शाफ्ट लगी होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये हैंडल है जिसको हम शाफ्ट ऑफ जनरेटर कहते हैं। ये कॉइल है। बच्चे ज़रा देखें, कॉइल के कितने पोर्शन है, ए बी सी डी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे आई, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताऊंगा भी, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तो ये कॉइल के दूसरे एंड पे, एक एंड पे तो लगी हुई है शाफ्ट, ठीक है, वो हैंडल जिससे आप घुमाएंगे जनरेटर को। जाहिर बात हाथ से तो नहीं घुमाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया वो वाटर की शक्ल में हो सकती है, पेट्रोल की शक्ल में हो सकती है, स्टीम की शक्ल में हो सकती है। आपने घुमाना है ना इसको। अच्छा जी, ठीक हो गया। इस कॉइल के एक एंड पे शाफ्ट होगी, दूसरे एंड पे देखें बच्चे, ये है स्लिप रिंग्स, जिसको मैंने नाम दिया आर और आर प्राइम का। ये स्लिप रिंग है, इनके साथ लगा हुआ है जी कार्बन ब्रश, जो कि कॉपर के होते हैं। तो स्लिप रिंग, ये जो स्लिप रिंग्स ये भी कॉपर के हैं, और जो आपकी कॉइल है ये भी कॉपर की है। अच्छा बच्चे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आर और आर प्राइम ये 2 स्लिप रिंग्स हैं। आर के साथ जो ब्रश लगा हुआ है ना, इसको मैं कहूँगा बी, और आर प्राइम के साथ जो ब्रश लगा हुआ है इसको मैं कहूँगा बी डैश, ठीक है। तो आर और आर डैश ये 2 स्लिप रिंग्स हैं, बी और बी डैश ये कार्बन ब्रशेज हैं, ठीक है। अब स्लिप रिंग का काम क्या है, स्लिप रिंग कॉइल को, स्लिप रिंग कनेक्ट द कॉइल विद द ब्रशेस, और ब्रशेस का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है स्लिप रिंग को और एक्सटर्नल सर्किट को। इधर लोड लगा हुआ है, यानी कि इधर पंखा है या कोई बल्ब है, या जिसको भी आपने गलवानोमीटर लगा हुआ है, जाहिर बात क्लोज सर्किट होगा ना, जिसको आपने करंट देना है। तो द डिवाइस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड लोड। इधर सम टाइप ऑफ लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज सर्किट होगा। अच्छा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये जो स्लिप रिंग है इनको हम स्लिप क्यों कहते हैं बच्चे, ज़रा तवज्जो करें। कार्बन ब्रशेस जब कॉइल घूमेगी ना, तो कार्बन ब्रश मूव नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। इनके साथ जब रिंग घूमेगा ना, तो रिंग ये स्लिप करेगा कार्बन ब्रशेस के साथ, इसीलिए तो इनको स्लिप कहते हैं। यानी कि ये जो रिंग्स हैं कार्बन ब्रशेस के साथ स्लिप करते हैं ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्लिप रिंग्स। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी मेन पॉइंट मैं लिख देता हूँ। तो इस कॉइल को आप क्या नाम देते हैं जी, आर्मेचर कॉइल। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा बेटा आर्मेचर कॉइल, ठीक है। नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे जी, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ठीक है, आर और आर प्राइम। उसके बाद आ जाएंगे कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस जिसको हम बी और बी प्राइम का नाम देते हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, और उसके बाद ये नीचे क्या लगा हुआ है जी, शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट। और एक और भी है नॉर्थ और साउथ पोल, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो कंस्ट्रक्शन की कुछ मेन पॉइंट्स हैं बच्चे, आपने इनको नोट कर लेना, मैंने आपको हर एक चीज़ का फंक्शन बता दिया। अब जो मेन काम है ना इसकी वर्किंग का,
कि ये कॉइल घूमेगी, करंट की ये डायरेक्शन जो बनाई है ये कैसे बनाई है, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन है। ज़रा तवज्जो करें, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू भी दिखाता हूँ। बेटा ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चैप्टर नंबर 14 में हम ये पढ़ के आए हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, ज़रा आप तवज्जो करें ज़रा, तो ये है आपके सामने जी, ये जो कॉइल मैंने आपको बनाई ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ज़रा ये मॉडल चेक कीजिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये आपकी साइड है ए बी, ये बी सी, सी डी, डी ए। अच्छा ज़रा तवज्जो करें, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज द शाफ्ट, ये वो हैंडल है जिसकी मदद से आप इसको घुमाएंगे, तो आपकी ये शाफ्ट की मदद से, ठीक है, तो ये शाफ्ट की मदद से यूं कॉइल घूमेगी। तो बच्चे ये जो मैंने नीचे लगाया ना हैंडल, दिस इज द शाफ्ट, ठीक है। तो ये शाफ्ट आ गई, ये कॉइल आ गई जिसको हम आर्मेचर कॉइल कहते हैं। अब आपने चीज़ पे फोकस करना है, नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो वर्टिकल साइड है ना ए बी और सी डी, पहले ज़रा इसको फोकस करें। अब मैं करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और इधर हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि फिंगर्स किसको शो करती हैं, फिंगर शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब किसको शो करेगा, वेलोसिटी को, और आपके दाएं हाथ की जो पाम होगी वो किसको शो करेगी, फोर्स को। तो इस राइट हैंड रूल को आपने जहन में रखना है, ठीक हो गया जी। अब नॉर्थ से साउथ, ए से बी साइड को फोकस करना आपने, फिंगर को आपने करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये जरा देखें, इधर भी देखते जाएं, नॉर्थ से साउथ इस तरह। ए बी जो साइड है ना, ए बी, इसमें जो चार्जेस मौजूद हैं, क्योंकि हम कॉइल को घुमाना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह। तो अब जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए बी साइड के अंदर जो मौजूद चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो फिंगर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ए से बी, थंब किस तरफ होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस तरह। ये नजर आ रहा है ना, ये थंब इस तरफ होगा। तो आप देखें जरा, मेरे दाएं हाथ की जो पाम है वो नीचे को नहीं है, तो इस साइड ए बी में जो मौजूद चार्ज कैरियर्स हैं वो नीचे को उनके ऊपर फोर्स लगेगी, तो चार्ज ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट। तो आपको पता चला कि जो ए से बी साइड में, ए से बी साइड में जो करंट डाउनवर्ड है वो किस वजह से है, क्योंकि ए से बी साइड के अंदर चार्जेस पर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। किसने कहा, इस फार्मूले के मुताबिक। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दाएं हाथ की फिंगर्स हैं नॉर्थ से साउथ, थंब आपने करना वेलोसिटी, और ए से बी साइड में वेलोसिटी इनवर्ड है, ये अंदर की तरफ, ठीक है। और सी से डी आप देखें, अच्छा अब सी से डी करंट, ये एरो आपको अपवर्ड नजर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। पहले मैं वर्टिकल साइड डिस्कस कर रहा हूं, दाएं हाथ की फिंगर्स किस तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब आप देखें, ये वाला जो आपको एरो नजर आ रहा है ये आउटवर्ड है आपकी तरफ, सी से डी, तो थंब होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये अब मेरी पाम ऊपर को है, तो इस चार्ज सी से डी जो वायर है ना, जो कॉइल का जो हिस्सा है, उसके अंदर मौजूद चार्जेस पर फोर्स लगेगी अपवर्ड, तो सारे के सारे चार्जेस सी से डी मूव करना शुरू कर देंगे। तो जिधर को फोर्स लगेगी करंट भी तो उधर को ही फ्लो करेगा ना। तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर ये करंट की डायरेक्शन किस तरह आई। तो ये मैंने आपको समझाया राइट हैंड रूल से। ये फार्मूला हमने, जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो बताया मैंने राइट। अब बात रहेगी सर आपने ए से बी, सी से डी तो बता दिया, ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, व्हाट अबाउट दिस। आपकी बुक वाला कह रहा है कि बी से सी और डी से ए, इन साइड में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इनकी ईएमएफ जीरो होगी, करंट ऐसे आएगा ना ये, तो सॉरी करंट फ्लो करेगा बी से सी, डी से ए, इन साइड में जो चार्जेस मौजूद हैं उनके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। वो जो ए से बी वाले चार्जेस ना वो यूं घूम के आएंगे। असल में जो यहां पर मौजूद चार्जेस है ना, अब जरा उनके सूरत हाल क्या है, फिंगर्स होंगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब जो बी से सी चार्जेस है ना बच्चे, जरा देखें उनके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही, वो भी इनवर्ड, जो ए से बी की हालत थी। अब जरा देखें, अब मेरे दाएं हाथ की पाम है नीचे को, तो ए से बी
इस साइड पे जो मौजूद चार्जेस हैं उन पे फोर्स नीचे को लगेगी। अब नीचे तो कॉइल से बाहर तो चार्जेस निकल नहीं सकते, बिल्कुल सेम एज इट इज। डी से ए, फिंगर नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ, थंब किस तरफ करेंगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आउटवर्ड है, ऐसे इस तरफ, ठीक है। अब पाम है ऊपर को, तो डी से ए जो चार्जेस है ना, उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड। अब वो कॉइल से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो आपकी बुक वाले ने लिखा है कि ये जो साइड है ना, बी से सी और डी से ए, इन साइड के अंदर फोर्स इज नॉट अलोंग द वायर, कि वो वायर के अलोंग नहीं बल्कि अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड। तो जाहिर बात है इनका फिर ईएमएफ भी जीरो होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन कौन सी साइड कर रही है, ए से बी, सी से डी, इनका ईएमएफ होगा। बी से सी और डी से ए का ईएमएफ जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स उस साइड के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, बल्कि एक नीचे एक्ट कर रही है, एक ऊपर को। तो ये आई होप कि आपको डायग्राम और ये सारा कॉन्सेप्ट करंट की डायरेक्शन समझ आ गई होगी। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसको नोट करें जी। तो जी बेटा अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ईएमएफ ए से बी, क्या हमने पढ़ी थी, मोशनल ईएमएफ माइनस वी बी एल साइन थीटा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वो तो डायरेक्शन शो कर रही थी। तो मैं लिखूंगा वी बी एल साइन थीटा, ए से बी, ठीक है, और सी से डी जो वर्टिकल साइड है पहले उनको लिखें, वो भी क्या हो जाएगा, वी बी एल साइन थीटा। एंड अब ये वर्टिकल साइड की तो आपने लिख ली ना, ए से बी और सी से डी। व्हाट अबाउट दिस, बी से सी और डी से ए, आप लिखेंगे ईएमएफ बी से सी इज इक्वल टू ईएमएफ डी से ए विच इज इक्वल टू जीरो। उसकी रीज़न मैंने बता दी है कि फोर्स इज नॉट एक्ट अलोंग द वायर, वो एक साइड पे नीचे एक्ट कर रही है, एक ऊपर। तो जब फोर्स वायर के अलोंग एक्ट ही नहीं करेगी, चार्जेस उस साइड पे मोशन में नहीं आ सकेंगे। सो नेट मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगी, सो नेट ईएमएफ क्या आ जाएगी बेटा, ये तो जीरो होगी ना, तो सिर्फ वर्टिकल साइड आ गई। ई इज इक्वल टू ई ए बी प्लस ई सी डी। ज़रा देख लें, ए से बी, सी से डी, तो इनको ऐड कर दें, क्या आ जाएगी, वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा। तो इन दोनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा, 2 वी बी एल साइन थीटा, ठीक है। फॉर जनरल, ये तो थी ना एक कॉइल, तो फॉर जनरल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर जनरल एन लिखेंगे साथ हम, तो इसके साथ आ जाएगा बेटा E इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लें, 2n वी बी एल साइन थीटा, यानी कि पूरी टर्म वही आएगी, सिर्फ n आ जाएगा जनरल टर्म के लिए। अब इधर आपने कुछ बातें याद रखनी है, क्योंकि कॉइल जो है ना आपकी वो सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा बच्चे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आपने पढ़ रखा है। तो v की वैल्यू जगह पे ये चीज़ पुट करवाएं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज r, ये r इस हैंडल से लेके यहाँ तक का फासला है, दिस इज r, और इस कॉइल की लेंथ है l, लेंथ l है, ये r उसका रेडियस आप कह लें कॉइल का। तो E इज इक्वल टू 2n, v की जगह पे क्या लिखेंगे, r ओमेगा, और साथ में क्या आ जाएगा bl साइन थीटा। तो बच्चे इधर मैं क्या करूँगा, 2E इज इक्वल टू n बाहर निकाल लें, ठीक है, n ओमेगा बाहर निकाल लें, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2RL, और बाकी क्या बचेगा b साइन थीटा। तो इधर आपने देखा मैंने रीअरेंज कैसे किया, मैं ज़रा 2 को, r को और l को, 2RL मैंने ब्रैकेट में लिखा है, n ओमेगा और b साइन थीटा इधर आ गया। अब 2RL को ब्रैकेट में लिखने की वजह क्या है, अभी बताता हूँ, ज़रा इस चीज़ को आप नोट करें। तो जी बेटा 2RL को मैंने अलग क्यों किया, ज़रा तवज्जो करें। ये जो ए बी साइड है ना, इस कॉइल की जो लेंथ है वो है L, और इस एक साइड से लेके ये जो हैंडल तक है
ये सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला ये है r, और जाहिर बात है ये वाली साइड भी होगी, अगर ये r है तो ये भी r है, तो r प्लस r 2r, ये विड्थ आ जाएगी, ये कॉइल की विड्थ है और ये कॉइल की लेंथ है l, तो l मल्टीप्लाई बाय 2r, यानी कि यहाँ तक r है और ये भी r है, r प्लस r 2r, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या बन जाता है, एरिया। तो ये 2rl हमने अलग क्यों किया, आपको समझ आ गई, ये बन जाएगा एरिया। तो बच्चे इधर मैं रेफरेंस दूंगा, बिकॉज A इज इक्वल टू 2rl, 2rl किसके इक्वल है, एरिया के, क्योंकि ये l लेंथ है और 2r उसकी टोटल विड्थ है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, सो E इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा। ज़रा देखें ना, E इज इक्वल टू n ओमेगा 2rl की जगह पे क्या आ जाएगा, A, एरिया, दिस इज एरिया ऑफ द कॉइल, n ओमेगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसको ना आप बच्चे इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन तो आगे, तरह इस चीज़ को नोट करेंगे, E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, तो n ओमेगा ए बी को हम नवाब भी पढ़ते हैं, दिस इज नवाब, याद रखने के लिए है, पेपर में नहीं लिखना आपने। तो ई एम एफ किसके, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस ई एम एफ, किसके इक्वल होती है, नवाब साइन थीटा। ठीक है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। अब ये तो आ गई ई एम एफ। अब मैक्सिमम ई एम एफ थीटा कितने पे होता है, मैक्सिमम इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो ई मैक्सिमम क्या आ जाएगा बेटा, साइन 91 होता है ना, तो मैक्सिमम ई एम एफ आ जाएगी नवाब एन ओमेगा ए बी। तो इंड्यूस ई एम एफ किसके इक्वल है, नवाब साइन थीटा, मैक्सिमम सिर्फ नवाब, साइन थीटा कहाँ गया, वो 1 के इक्वल आ गया 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन 91 होता है ना, साइन 0 तो 0 है। सो रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, रिलेशन क्या आ जाएगा ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ का, तो ज़रा बताइएगा। E इज इक्वल टू, अब देखिए ज़रा, एन ओमेगा ए बी, एन ओमेगा ए बी, इसकी जगह पे ई मैक्स लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू ई मैक्स इंटू साइन थीटा। कुछ बुक्स में ना ई मैक्स की जगह पे ई नोड भी लिखा हुआ है, तो उससे परेशान नहीं होना। तो बेटा ये आ जाएगा रिलेशन, दिस इज द रिलेशन ईएमएफ एंड मैक्सिमम ईएमएफ, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गई इंड्यूस ईएमएफ। अब हम इंड्यूस करंट भी निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। तो बच्चे ओहम लॉ आपने पढ़ा हुआ है, क्या आ जाएगा जी, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, करंट निकालना है ना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, ऐसी है। अब V की जगह पे क्या लिखेंगे, E, तो I इज इक्वल टू E ओवर R, और E की वैल्यू क्या है, ये देखें, E मैक्स साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E मैक्स साइन थीटा ओवर R। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, अगर E ओवर R I के इक्वल है, तो E मैक्स ओवर R किसके इक्वल आ जाएगा, I मैक्स के। ठीक है, ज़रा आप इस चीज़ को नोट करें। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, I इज इक्वल टू, I नोड लिख लें या I मैक्स लिख लें, मैक्सिमम करंट, I इज इक्वल टू I मैक्स साइन थीटा, तो ये आ जाएगा इंड्यूस करंट। तो अब हमने इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या निकाली, ज़रा तवज्जो करें, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा, और इंड्यूस करंट की I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा। अब बच्चे जो एंगल थीटा है ना, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के अंदर। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़रा देखें, इक्वेशन को लिखने के 2-3 अंदाज हैं। E इज इक्वल टू ई मैक्स की जगह पे मैंने क्या कहा, ई नोड भी लिख सकते हैं ना, तो E इज इक्वल टू ई नोड साइन थीटा। अब मैं ई मैक्स की जगह पे ई नोड लिख रहा हूँ, मैं दोनों अंदाज से लिख रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। तो I इज इक्वल टू, देखें I इज इक्वल टू आई मैक्स है ना, तो अब मैंने आई नोड लिख दिया, तो I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा। अब आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में एक फार्मूला पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी का, और वो क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, आपको याद होगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब चूंकि हम सिर्फ इधर डेल्टा का साइन खत्म करेंगे तो बताएं मुझे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू ई नोड साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। अब बच्चे आपने ओमेगा भी पढ़ा हुआ है, ये दोनों तरफ लगेगी यही चीज़, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी या 2 पाई एफ। तो ये क्या इक्वेशंस बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक है, और करंट की क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू आई नोड साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो असल में ये सिर्फ लिखने के अंदाज बदलें, चीज़ वही है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आप ये ना कहिएगा सर इतनी सारी इक्वेशंस कैसे याद होंगी, असल इक्वेशन बेटा यही है, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा, बस थीटा की जगह पे क्या आ गया ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। और आपको पता ना हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि आपकी जो कॉइल है ना अल्टरनेटिंग करंट की, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी। द कॉइल कंप्लीट्स द 50 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज़ 50 हर्ट्ज इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ ममालिक में करंट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो ये ईएमएफ और इंड्यूस और इंड्यूस करंट की इक्वेशंस आ गई फाइनल। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ज़रा इस चीज़ को नोट करें आप। तो जी बेटा अब ग्राफ को समझने की बारी है, ग्राफ में भी बच्चों को परेशानी होती है। तो इधर देखें, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे करंट को लिया है। तो दिस इज अ करंट टाइम ग्राफ। अच्छा, जब एंगल है 0 डिग्री, अब 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये आपके पास कॉइल है ना ABCD। बच्चे आप लोग पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये जो हम पढ़ते हैं ना E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, ये देखें साइन थीटा, इधर भी क्या है साइन थीटा। आप जरा इस चीज़ पे फोकस करें, साइन थीटा, ये जो एंगल शुरू से चलता आ रहा है साइन थीटा। पहले तो मुझे ये बताएं कि थीटा है किसके दरमियान, दिस एंगल थीटा बिटवीन V एंड B। बेटा इस चीज़ को गौर करें कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है, VBL साइन थीटा से। वो जो हम करंट का ग्राफ बना रहे हैं ना, उसमें हम एंगल ले रहे हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, जब ये कॉइल यूं ऐसे है ना, अच्छा अब जो आपकी बुक में ग्राफ शुरू है वो बिल्कुल इस तरह है। अब ये जो AB साइड है ना, इसकी वेलोसिटी ये है। अच्छा, अब तवज्जो कीजिएगा, अभी कॉइल है यूं परपेंडिकुलर, ये नॉर्थ से साउथ पोल। ज़रा इधर डायग्राम की तरफ फोकस कीजिएगा आप, ये तरह डायग्राम देखें, ये कॉइल ऐसे थी ना, अब आपकी कॉइल है यूं पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये मेरी जो हाथ की फिंगर है ना, ये B की डायरेक्शन है, और A से B की तरफ ये वेलोसिटी है। A से B साइड के अंदर जो चार्जेस है ना, उन चार्ज की वेलोसिटी ये है। ये किसने कहा, क्योंकि मैं कॉइल को ना शाफ्ट से पकड़ के यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूँ। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, तो ये A से B ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। बच्चे कहते सर परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री होता है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल किसके दरमियान लेना है, V और B के दरमियान। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना ना मोशनल EMF, इसी चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मोशनल EMF फैराडे लॉ। तो ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं। तो याद रखिएगा कहानी जहां से शुरू हुई है, एंगल थीटा बिटवीन V एंड B। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने तो देखना ना A से B साइड की जो वेलोसिटी है चार्जेस की। तो मुझे बताएं B और अगर ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 तो करंट क्या होगा 0। तो जरा आप लोग तवज्जो करेंगे, देखें ना I इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई एफ टी, ये कहाँ से है, ये ओमेगा टी, ये कहाँ से है साइन थीटा। बेसिक तो ये थीटा है, तो थीटा 0 है। थीटा किसके दरमियान है, V एंड B के दरमियान। तो जब साइन 0 तो करंट भी 0। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, इस पॉइंट पे करंट 0 है।
तो ये करंट ज़ीरो मैंने बना दिया। अच्छा जी ठीक है, अब ये कॉइल आपकी यूँ थी ना, ठीक है, ए से बी साइड की, तो पहले यूँ वर्टिकल थी, ठीक है, अब ये घूम के, पहले एंगल ये था ना, अब ये घूम के बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इस साइड पे। तो मुझे बताएं कि ये क्या हो जाएगा एंगल, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आपको पहले नज़र आ रही थी ना, ये इस तरफ, तो पहले तो यूँ कॉइल थी ना, वी और बी दोनों पैरेलल थे। अब जब ये कॉइल घूमते घूमते परपेंडिकुलर से इस पैरेलल शेप में आएगी, तो वी और बी के दरमियान कितना एंगल बनेगा, ये मेरे हाथ की जो फिंगर है ये बी है और ये वेलोसिटी है जो कि आपको ए बी साइड का रेप्लिका बैक साइड से नज़र आ रहा है। तो ये एंगल बनेगा 90। तो साइन 90 क्या होता है 1। तो मैं एक पॉइंट इधर लगा लेता हूँ, दिस इज साइन 90, जिसको आप π/2 भी कहते हैं। π/2 स्टैंड्स फॉर साइन 90। तो करंट होगा मैक्सिमम, ठीक हो गया। यहाँ से शुरू हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, वी और बी के दरमियान एंगल मैं बार बार बोल रहा हूँ 0 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा जब ऐसे हो जाएगी कॉइल, फिर ऐसे, अब ज़रा देखें ना, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी 0 90 और बिल्कुल ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री। जब कॉइल यानी कि देखें इस पोजीशन से घूम के इस पोजीशन पे आएगी, अब ये वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 0 पे भी 0 है और साइन 180 भी 0 होता है। तो फिर आपकी, तो मैं क्या कहूँगा π/2 का मतलब 90 डिग्री, और फिर इधर आ जाएगा जी पाई पे फिर आपका करंट 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0। अच्छा जी ठीक है, फिर दोबारा शुरू से, ये वेलोसिटी ए बी साइड, सिर्फ आप एक साइड को फोकस कर लें, ए बी को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, और ये फिर कॉइल ऐसे हो जाएगी। अब ज़रा देखें मेरे हाथ की फिंगर्स, और ये पूरा ये 270, और साइन 270 होता है -1। तो अब ये करंट 0 से नीचे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 3π/2। तो बेटा इसको मैं कहूँगा 3π/2। तो ये डॉट मैं बना रहा हूँ सिर्फ ब्लैक कलर में। अच्छा जी, फिर कॉइल घूम घुमा के फिर अपनी जहाँ से शुरू हुई थी ना, देखें 0 90 180, ठीक है, 270, और फिर जहाँ से शुरू हुई थी मोशन वहाँ पे एक पूरा चक्कर कर लिया, ये 360 डिग्री। तो फिर एंगल कितना बन जाएगा 2π, विच इज़ 360 डिग्री। तो साइन 0 भी 0, साइन 180 पे भी 0, सही है, और साइन 360 पे भी 0 होता है, दिस इज़ 2π। तो बच्चे आप ज़रा इन पॉइंट को आपस में मिला दें, ज़रा देखें 0 से π/2 करंट बढ़ रहा है, फिर करंट कम होते होते 0 हो रहा है, फिर इस पॉइंट को मिला दें 270 पे, और ये एक साइनोसाइडल सिग्नल बनता है। दिस कर्व इज अ साइन वेव। तो इसको साइन कर्व भी कहते हैं और साइन वेव भी कहते हैं। और ये एक सेकंड में एक चक्कर पूरा होगा, लेकिन ये एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये 0, ठीक है, टाइम 0, दिस इज T/4, टाइम का चौथाई हिस्सा, T/4 में T/4 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा T/2, ये हाफ हो गया, T/2 में फिर T/4 ऐड करें, T/2 में देखना, T/2 में T/4 ऐड करेंगे, T/2 T/4, 4 LCM आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2T + T, तो ये आ जाएगा जी 3T/4। 3T/4 में फिर T/4 ऐड करें तो ये आ जाएगा T। तो 0 से T तक, 0 से 2π तक, या 0 से 360 तक, बात एक ही है। तो ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आई होप कि ये एसी करंट आपको सारा समझ आ गया। आप ज़रा इन चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ़र्क है डीसी जनरेटर, क्योंकि मैंने कहा ना एसी और डीसी की बेसिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो अब हम डीसी जनरेटर को पढ़ते हैं। तो जी बेटा अब हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। आपको पता है एसी जनरेटर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको कहा था सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट जनरेटर। सबसे पहले तो एमसीक्यूज नोट करें। 1834 के अंदर विलियम स्टर्जन, ये साइंटिस्ट था,
जिसने एक डिवाइस बनाई, उस डिवाइस का नाम था कॉम्यूटेटर, जिसको आप स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यूज होते हैं और डीसी जनरेटर में स्प्लिट, जिसको आप कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये डिवाइस बनाई। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सम मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। सारी डेफिनेशन वही है, बस अल्टरनेटिंग करंट की जगह पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करंट। प्रिंसिपल भी वही है सारा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ की इक्वेशन है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी फ्लक्स बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। थीटा की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, ये स्टार्ट में मैंने डिस्कस कर दी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी वही, आर्मेचर वही है, बस स्लिप रिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, स्प्लिट रिंग्स, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटर। ये किस साइंटिस्ट ने बनाया, विलियम स्टर्जन ने 1834 में। कार्बन ब्रशीज, शाफ्ट, परमानेंट मैग्नेट, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। बच्चे ज़रा देखें, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें, ये वही शाफ्ट है, आर्मेचर है, बस ये जो एक रिंग है ना, आपने उसको दो हिस्सों में काटा है, तो ये स्प्लिट अलग अलग हो गए। स्प्लिट का मतलब है अलग अलग, बात समझ आई। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, बी और बी डैश ये कार्बन ब्रशीज हैं, आर और आर डैश ये स्प्लिट रिंग है, जिसको आप कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। जैसे ही कॉइल घूमेगी ना, ये करंट की डायरेक्शन कैसे है, मैंने अभी शुरू में आपको डिटेल में बताया। जैसे ही ये कॉइल घूमेगी तो बच्चे ये स्प्लिट रिंग भी इसके साथ घूमेंगे, आर और आर डैश, यानी कि पहले ये ऐसे है ना, तो ये फिर इस पोजीशन में आ जाएंगे, तो एकदम से यानी कि इनका कनेक्शन ब्रशिस के साथ कैंसिल होगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो आगे मूव कर जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो अब हम जरा इसको पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर, इस चीज का फंक्शन क्या है। व्हेन द करंट इन द कॉइल इज जीरो, जब करंट जीरो है, एंड इट इज जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन। अब ये कॉइल ने डायरेक्शन अपनी चेंज ही करनी है, स्प्लिट रिंग आल्सो चेंज द कॉन्टैक्ट। जैसे ही कॉइल घूमेगी ना, स्प्लिट रिंग आर आर डैश, पहले आर बी के साथ कनेक्ट था ना, आर डैश बी डैश के साथ, तो पहले इस पोजीशन में आ जाएंगे और फिर दोबारा आर डैश किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ, और आर आ जाएगा बी डैश के साथ, चेंज कर लेंगे, स्प्लिट रिंग भी चेंज करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आउटपुट रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, आउटपुट आपको एक ही डायरेक्शन में मिलती जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट अपना चेंज करेंगे, जब ये कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे, ये कॉइल भी तो इधर मूव कर रही है ना, आप बात नहीं समझ रहे, तो इस वक्त आपके पास करंट की डायरेक्शन यही रहेगी हर वक्त। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये करंट की डायरेक्शन शो होगी, जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव टर्म, ये जो नेगेटिव साइकिल होता है ना, ये इन्वर्ट होके ये भी पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये इसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम, कभी बढ़ रही है कभी कम। हम चाहते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग डीसी ये प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फ्लक्चुएशन कैसे ख़त्म होगी, द फ्लक्चुएशन ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म कैन बी रिड्यूस। कहता हम उस फ्लक्चुएशन को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग मैनी कॉइल्स रेदर देन अ सिंगल कॉइल। ये एमसीक्यूज भी आता है। हाउ वी रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, वी रिड्यूस द फ्लक्चुएशन बाय यूजिंग अ मैनी कॉइल, बाय यूजिंग अ मैनी कॉइल। आप एक कॉइल ना यूज़ करें, एक से ज़्यादा कॉइल यूज़ कर ले, तो आपका जो करंट होगा फिर आपको वो प्योर डीसी की शक्ल में मिलेगा। तो आपने देखा कि एसी और डीसी में सिर्फ स्लिप और स्प्लिट रिंग का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो बच्चे, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।